हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। जी हाँ, कॉमर्स में हमने 2 चैप्टर कर चुके हैं पहले ही। आज तीसरा चैप्टर हम लेकर आप सभी के सामने आए हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि पूंजीगत व आयगत प्राप्तियाँ व व्यय। तो पहली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने बात की थी जो अकाउंटिंग है उसके कॉन्सेप्ट की बात की थी। अगले वीडियो में हम उसके प्रथाओं की बात की थी। पहले वीडियो में कॉन्सेप्ट यानी कि अवधारणा की बात की थी, दूसरे वीडियो में हम प्रथाओं की बात की थी। और आज उसी का हमारा आज हमारा तीसरा पार्ट बन रहा है, पूंजीगत व आयगत प्राप्तियाँ व व्यय। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पूंजीगत व आयगत प्राप्तियाँ व व्यय। हम इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, कुछ लोग हिंदी मीडियम के होंगे। पूंजीगत व आयगत प्राप्तियाँ व व्यय। यहाँ पे 2 चीज़ें आपके लिए ये यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। आखिर पूंजीगत व आयगत प्राप्तियाँ क्या होती हैं, तो यहाँ पे आपको समझना होगा। इसको हम 2 पार्ट में बांट लेते हैं। पहले हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम प्राप्तियाँ व व्यय, इन 2 में से हम सबसे पहले व्यय देखेंगे। तो हम बात कर लेते हैं पूंजीगत व आयगत व्यय, उसके बाद हम क्या करेंगे, पूंजीगत व आयगत प्राप्तियाँ। दोनों आपके सिलेबस में हैं, यही सेम वर्ड यूज किया गया है आपके सिलेबस में, तो इसीलिए हमने सेम वर्ड रख दिया है जिससे कि आप सिलेबस के हिसाब से चलें, कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं व आयगत प्राप्तियाँ। यहाँ पे हम देख लेते हैं पूंजीगत व आयगत व्यय। तो यहाँ पे हम व्यय की बात कर लेते हैं सबसे पहले। अब इसको आप 2 पार्ट में यहाँ पे बांट सकते हैं। कौन से पार्ट में? एक तो हो जाएगा आपका पूंजीगत व्यय हो जाएगा, उसके बाद होगा दूसरा आयगत होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहला क्या है, पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इसे कहेंगे, एक्सपेंडिचर। और इसी पे दूसरा जो इसका पार्ट होगा क्या होगा, आयगत व्यय। आयगत व्यय यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो 2 पार्ट में आप बांट लेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं, पहले हम पूंजीगत व्यय देख लेते हैं, उसके बाद हम आयगत व्यय आपको डिटेल्स में दिखाएंगे। तो देखिए शुरू करते हैं, पूंजीगत व्यय क्या होता है। देखिए पूंजीगत व्यय सिंपल सा बात है कि पूंजीगत व्यय जब आप कोई संपत्ति खरीदते हैं, एसेट्स खरीदते हैं, तो वो क्या होगा, पूंजीगत होगा। वो सारी चीज़ें जिनका आप लॉन्ग टर्म में यूज करते हैं, यानी कि 1 साल से अधिक के लिए यूज करते हैं, वो आपका पूंजीगत व्यय में आता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। और वो सारे जो व्यय जो आप लिमिटेड पीरियड के लिए, यानी कि 1 साल के लिए या उससे कम के लिए या साल में कई बार को जो आप करते हैं, तो वो आयगत व्यय होगा, खर्च करते हैं और उसका लेखा जोखा समस्त हिसाब उसी 1 साल के अंतर्गत होता है, वो आयगत होता है। जबकि पूंजीगत व्यय जो होता है उसको कई सालों में उसको विभक्त कर लिया जाता है। इस प्रकार से पूंजीगत व्यय होगा। अब पूंजीगत व्यय की बात कर लेते हैं। तो पूंजीगत व्यय में कौन कौन से मदें और कैसे आएंगे इसको देखिए, इनका नेचर क्या है। सबसे पहले इसकी हम विशेषताएं जान लेते हैं पूंजीगत व्यय की। यहाँ पे इसकी जो नेचर है, इसमें नेचर क्या होगा, आपको पहले ये जानना कि स्थायी संपत्तियों को खरीदना। इसमें क्या हो जाएगा, पहला स्थायी संपत्तियों को खरीदना। स्थायी संपत्तियों को जब आप खरीदते हैं तो वो उसमें जो पैसा लगता है, क्योंकि स्थायी संपत्तियाँ जो हैं कई वर्षों तक चलती हैं, तो वो आपका पूंजीगत व्यय में आएगा। स्थायी संपत्तियों को खरीदना, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा। स्थायी संपत्तियों में क्या हो जाएगा, बिल्डिंग्स हो जाएगा, जिसको आप कई साल तक प्रयोग में लाते हैं। बिल्डिंग्स के बाद आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि फर्नीचर्स हो जाएंगे। फर्नीचर भी आप कई साल तक यूज करते हैं, मशीनरी भी आप कई साल तक यूज करते हैं। तो अभी स्थायी संपत्तियों को खरीदना, ठीक है। और स्थायी संपत्तियों के जो लागत है, इंस्टॉलेशन पे जो खर्चे हैं, वो भी सारे इसी पे आते हैं। स्थायी संपत्तियों की स्थापना पर व्यय, स्थापना पर जो भी व्यय होंगे वो आपके पूंजीगत व्यय में शामिल किए जाते हैं। तो ये 2 बेसिक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे समझ लीजिए कि स्थायी संपत्तियों को जब खरीदते हैं तो वो भी आपका
किस में आता है, पूंजीगत व्यय में। जो स्थायी संपत्तियां जो आप इंस्टॉल करते हैं, क्या होता है, आपने कोई मशीन खरीदी, मशीन को आपको इंस्टॉल करना है। अब मशीन को इंस्टॉल करने में जब बड़ी बड़ी मशीनें होते हैं उसमें काफ़ी खर्चे, लाखों रुपए मशीन के इंस्टॉलेशन पे लग जाते हैं। तो वो एक बार मशीन इंस्टॉल हो जाएगी तो कई सालों तक उससे हम क्या होंगे, आय प्राप्त होगी। तो ये ठीक है, इन दोनों को हम क्या होते हैं, जब मशीन की कॉस्ट में आप इंस्टॉलेशन चार्ज को जोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो कई सालों में हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ पे स्थायी संपत्तियों की स्थापना। अब जब मरम्मत के लिए स्थायी संपत्तियों में मरम्मत या उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि करने पे भी, अब यहाँ पे देखिए 2 तरीके की मरम्मत होती है। स्थायी संपत्तियों की कार्य क्षमता में वृद्धि, के लिए किया गया व्यय। तो यहाँ पे आप यहाँ पे आप देखिए समझ सकते हैं, कोई भी मशीन होती है उसकी क्या होती है, उसकी सर्विसिंग हर साल या हर 6 महीने में या 3 महीने में होती रहती है। तो वो क्या हो जाएगा, जब उसकी सर्विसिंग वो आयगत व्यय में जाएगा। लेकिन जब स्थायी संपत्तियों में मान लीजिए कि एक गाड़ी है आपकी, गाड़ी में जब आप क्या बदलते हैं कि कोई टायर आपने बदला, तो टायर आप उम्मीद करते हैं कि 3 साल 4 साल चलेगा, तो वो स्थायी संपत्तियों की कार्यक्षमता में वृद्धि के लिए, इसलिए वो पूंजीगत व्यय है। इसी प्रकार से मशीन का कोई ऐसा पार्ट बदला गया जो कि कई सालों तक चलना है, तो वो आपकी स्थायी संपत्तियों में आएगी। जबकि मशीन में जो नॉर्मल चीज़ें उसकी सर्विसिंग है, जो कि हर 3 महीने या 6 महीने में खर्चा होनी है, वो आयगत व्यय में आएगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दोनों में डिफ्रेंशिएशन समझ सकना है कि ऐसा व्यय जो कई सालों तक आगे काम देगा, वो भी आपकी स्थायी यानी कि पूंजीगत व्यय में शामिल किया जाएगा। व्यवसाय की संपत्तियों की स्थापना में व्यय हो चुका है, यानी कि जो संपत्तियों की स्थापना होगी वो भी होगी। व्यवसाय में लाभ उपार्जन शक्ति बढ़ाने के लिए, देखिए यहाँ पे व्यवसाय में लाभोपार्जन शक्ति बढ़ाने के लिए किया गया व्यय। शक्ति बढ़ाने के लिए किया गया व्यय। तो व्यवसाय में जो लाभोपार्जन की शक्ति बढ़ाने के लिए, जब व्यवसाय को लाभ जो बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, कई प्रकार से कंपनियां क्या करती हैं, सैंपल्स बंटवाती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, सैंपल्स बड़े क्षेत्रों में बंटवा दी, तो उसमें क्या होगा कि लोग पहले सैंपल चेक करेंगे, उसके बाद यूज करेंगे। तो ये सैंपल जो होता है वो बांटा तो अभी जा रहा है, लेकिन ये फ्यूचर में कई सालों तक कंपनी को क्या करेगा, लाभ कमाएगा, यानी कि फ़ायदा आएगा इससे। तो इसको पूंजीगत व्यय में रखा जाता है, क्योंकि इसका प्रभाव कई सालों तक रहेगा। तो ये चीज़ें हो गई। यानी अब इसके अलावा अगर आप यहाँ पे बात करें तो जो इसके अलावा हम बात करते हैं, तो इसमें जो विज्ञापन का व्यय भी आप इसको शामिल कर सकते हैं। जैसे विज्ञापन का व्यय, विज्ञापन जब कंपनी करती है तो एक वो लंबे समय के लिए करती है। विज्ञापन का व्यय, सैंपल का व्यय, आप इस प्रकार से यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब आप देखेंगे कि आप पेपर जब पढ़ते होंगे, तो एक्टर ने किसी कंपनी के लिए से 3 साल का करार किया, तो वो 3 साल का करार, यानी कि उस व्यक्ति को, मान लीजिए कि किसी एक्टर को MS धोनी है, मान लीजिए कि क्रिकेटर हैं, उनको 200 करोड़ के लिए 5 साल के लिए, अगले 5 साल तक कॉन्ट्रैक्ट किया गया। तो वो 200 करोड़ MS धोनी को कंपनी देगी एड्स के लिए, उसके अलावा MS धोनी को मिलेगा, और टीवी में प्रचार के लिए जितना पैसा देगी वो सारा पैसा जोड़ देगी कंपनी। जैसे कि 200 करोड़ आपको MS धोनी को दे दी, और टोटल टीवी या अन्य स्रोतों से जो है प्रचार का 300 करोड़ यहाँ पे दे दी। यहाँ पे आपको ध्यान दें, टोटल 500 करोड़ हो गए। और ये कंपनी कितने करने के लिए की है, 5 सालों के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो 5 सालों में, ये 5 साल में आगे होगा, तो इसको 1 साल, इसी साल पूरा खर्चा ये राइट ऑफ नहीं कर लिया जाएगा, इसको अगले जो है 5 साल में
5 साल में इसको राइट ऑफ किया जा सकता है, या कंपनी जो है ये भविष्य में आय बढ़ाते हैं, भविष्य में आय बढ़ाने के लिए व्यय किए गए हैं। ये स्थायी संपत्तियों में, यानी कि कंपनी की स्थायी संपत्ति या लाभोपार्जन की शक्ति जो बढ़ाने के लिए किया गया व्यय। यहाँ पे देखिए यहाँ पे व्यवसाय में लाभोपार्जन शक्ति बढ़ाने के लिए किया गया व्यय, इस प्रकार से ये हो जाएगा। ये इस प्रकार से यहाँ पे विज्ञापन का व्यय को राइट ऑफ किया जाता है, सेट ऑफ किया जाता है। तो इसको आपने देख लिया, विज्ञापन के व्यय पूंजी व ऋण प्राप्त करने के लिए किया गया व्यय। अब जैसे कि आप सभी को पता है, पूंजी व ऋण पूंजी व ऋण प्राप्त करने के लिए व्यय, यहाँ पे दो चीज़ें आप देख सकते हैं, पूंजी व ऋण। जैसे कि कंपनी क्या करती है कि शेयर खरीदती है और डिबेंचर्स डिबेंचर्स बेचती है, यानी कि डिबेंचर्स को बेच के ये क्या करती है, डिबेंचर्स व शेयर बेच के पैसा प्राप्त करती है। तो यहाँ पे अब डिबेंचर्स तथा शेयर के लिए इनको काफ़ी पैसा खर्चा करना पड़ता है, एड्स देती हैं, उसके अलावा उनको जो पैसा आने के लिए कई सारे सोर्स में कई बैंकों से कांटेक्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए कंपनी काफ़ी पैसा खर्च करती है शेयर व डिबेंचर से आय प्राप्त करने के लिए। तो वो सारे खर्चे भी क्या होंगे, पूंजीगत व्यय में शामिल किए जाएंगे। इन चीज़ों को आपको ध्यान, विकास व अनुसंधान के कार्य में किया गया खर्च जो है, देखिए विकास व जो है कंपनी क्या करती है कि स्थायी संपत्ति में, विकास व अनुसंधान में जो कंपनी खर्च करती है वो स्थायी संपत्तियों के रूप में खर्च करती है, अनुसंधान के खर्च इसको, क्योंकि इसका जो अनुसंधान होगा कोई चीज़ तो कई सालों तक क्या होंगे, फायदा करेंगे कंपनी को। तो इस प्रकार से इसको भी कहाँ, विकास में जो भी व्यय किए जाएंगे वो पूंजीगत व्यय कहलाएंगे। तो ये प्रमुख जो मेजर पूंजीगत व्यय के जो मेजर टॉपिक्स हैं ये हैं। इसमें आपकी इनकी विशेषताएं क्या होंगी, देखिए इन सारी की विशेषताएं क्या होगी, हम यहाँ पे अभी नोट किए रहे हैं, लेकिन बाद में हम इसको क्या कर देंगे, रफ कर देंगे। इनकी विशेषताएं क्या हो जाएंगी, विशेषताएं जानने के लिए आपको दो चीज़ हैं। देखिए स्थायी सारी चीज़ें कई सालों के लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगी, दीर्घकालीन व्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घकालीन व्यय। क्या हो जाएगा, ये दीर्घकालीन व्यय होगा, यानी कि इसकी जो उपयोगिता है वो दीर्घकाल के लिए होगी। दूसरा, इसका स्वभाव स्थायी होता है, यानी कि ये कई सालों तक चलते हैं। स्वभाव स्थायी होता है। इसकी दूसरी प्रमुख व्यवस्था, पहली होगी दीर्घकालीन व्यय हो गया, दूसरा स्थायी स्वभाव हो गया। ये प्रतिवर्ष खर्चे नहीं होते हैं, प्रतिवर्ष खर्चे नहीं। ये आपके तीसरा जो मेजर जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गए, विशेषताएं हो गई हैं, ये इस प्रकार से हो गए। ये स्थायी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए हो सकते हैं, ये स्थायी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए हो सकते हैं। जो ये सारे व्यय हैं वो क्या हो सकते हैं, स्थायी संपत्ति प्राप्त करने के लिए भी इसको, यानी कि जो पैसा प्राप्त करने के लिए भी इसको खर्चा किया जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगी, इसकी एक प्रमुख विशेषताएं हो जाएंगी। इन्हें चिट्ठे के जो है, चिट्ठे के तो इन्हें क्या होता है कि इन्हें चिट्ठे के संपत्ति की ओर लिखा जाता है। इनकी विशेषताएं क्या है, चिट्ठे में संपत्ति की ओर लिखा जाता है, चिट्ठे में संपत्ति की ओर लिखा जाता है। ये क्या हो जाएगा, दीर्घकालीन लाभोपार्जन के उद्देश्य से खर्च किए जाते हैं। तो इसको आप बाकी चीज़ें नोट कर लीजिए। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है हमने ये कर दिया, ये दीर्घकालीन में लाभोपार्जन के लिए खर्च किए जाते हैं, यानी कि व्यापार की जो लाभ की शक्ति, लाभ उपार्जन की शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए भी खर्च करते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें कौन कौन से खर्चे आते हैं इसको हम देख लेते हैं, कौन कौन से खर्चे इसके अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से खर्चे हैं। मशीन, देखिए खर्चे कौन कौन से, इसके कौन कौन सी मदें को शामिल किया जाता है। इसमें कौन कौन सी मदें आएंगी, मदें,
तो मदों की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी को क्या होगा, आप सभी को पता है कि जो मशीन व फर्नीचर का क्रय तथा क्रय या निर्माण जो भी जैसे भी किया जाए उनका व्यय होगा। तो मशीन व फर्नीचर का क्रय, मशीन व फर्नीचर का क्रय, हम इसको बोल देते हैं जिससे कि आप नोट कर लीजिए, फर्नीचर का क्रय या निर्माण। आप इसको नोट कर लीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। हम यहाँ पे बोलेंगे तो समझ आएगा, हम बोल के भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं या समझ सकते हैं। देखिए मशीन या फर्नीचर जब किसी व्यवसाय में लाई जाती है, लगाई जाती है या खरीदी जाती है तो उसका पर्पज कई दीर्घकालीन होता है, यानी कि वो व्यय जो है कई सालों तक उसको राइट ऑफ किया जाएगा। तो यानी कि वो पूंजीगत व्यय में, वो संपत्ति हमारी कई सालों तक चलेगी पूंजीगत व्यय में। इसी प्रकार से आप करेंगे भवन की लागत, जो भवन आप बिल्डिंग्स खरीदते हैं तो आप उम्मीद लगाते हैं कि ये आगे 30 से 40 साल 50 साल इसकी आयु रहेगी, तो तब तक ये यानी कि ये पूंजीगत व्यय होगा, कई सालों तक इसमें ये किया गया व्यय हमारे काम आएगा, व्यवसाय के काम आएगा। अब जो है व्यापार चिन्ह, जो आप व्यापार करते हैं उसके चिन्ह के लिए जो चिन्ह लेते हैं उसके लिए भी आपको खर्चे करने पड़ते हैं। तो ये व्यवसाय जब तक रहेगा आप तक चिन्ह तब तक रहेगा, उसके लिए भी खर्चा किया गया व्यय आपका पूंजीगत व्यय में शामिल किया जाएगा। उसके अलावा मशीन की जो स्थापना होगी उसमें भी व्यय हमने बता ही चुका है आपको। यहाँ पे कॉपीराइट, जो कॉपीराइट आप लेते हैं, आप कोई उत्पाद बनाते हैं उसका कॉपीराइट लेते हैं या आप उसका क्या करते हैं, पेटेंट्स कराते हैं, इन दोनों को जो व्यय होते हैं, इन दोनों पे जो खर्च किए जाते हैं वो कई सालों तक आगे आपके व्यापार के लिए लाभदायक होगा, काम होगा। इसके अलावा मोटर कार, जो आप व्यवसाय के लिए मोटर कार से अपने कर्मचारियों को मोटर कार देते हैं, वो व्यापार के लॉन्ग टर्म के लिए होता है, यानी कि दीर्घकालीन या पूंजीगत व्यय में शामिल किया जाता है, क्योंकि उसमें बड़ी पूंजी लगती है और ये कई वर्षों तक काम देते हैं। इसी प्रकार से जो भवन है, फर्नीचर्स है, मशीनरी है, इनका जो निर्माण है यानी कि इनकी मरम्मत, कुछ ऐसी मरम्मत जो कि स्थायी आयु में वृद्धि करती है, वो भी आपकी पूंजीगत व्यय में शामिल किया जाएगा। देखिए मशीन और कपड़ा, इन सब के लिए देखिए इनकी प्रकृति पे निर्भर करता है कि ये कैसे होंगे। ये जैसे मशीन, अगर कोई मशीन का व्यापारी है, मशीन का बेचना या उसमें पैसा लगा के उसको बेचना और उसको खरीदना, ये उसके लिए क्या हो जाएगा, मशीन व्यापारी के लिए वो आयगत व्यय हो जाएगा। लेकिन एक जो मशीन है वो किसी अन्य व्यापारी के लिए, दवा व्यापारी के लिए या किसी अन्य व्यापारी, कपड़ा व्यापारी के लिए वो क्या हो जाएगी, वो लॉन्ग टर्म होगी, पूंजीगत व्यय होगी। तो इन सारी चीज़ों का यूज के ऊपर होता है कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसका यूज किस प्रकार से करते हैं, उस प्रकार से इसकी जो प्रकृति होगी कि कहाँ पे क्या फिट बैठेगा। तो ये आपकी पूंजीगत व्यय हो गई है। ज़्यादातर मेजर चीज़ें हम यहाँ पे आपको करा दी हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी चीज़ें जो मैंने बोली हैं, मदे कौन कौन से शामिल की जाएंगी, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये पूंजीगत व्ययों का पूरा खाका हो गया। अब हम चलिए आयगत व्यय की ओर बढ़ते हैं। आयगत व्यय, अगर आप पूंजीगत व्यय समझ गए होंगे तो आप आयगत व्यय भी निश्चित रूप से समझ जाएंगे बहुत आसानी से। तो इसको हम रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब इसको रफ करेंगे, आयगत व्यय क्या होता है। देखिए पूंजीगत व्यय में दीर्घकालीन व्यय होगा, तो आयगत व्यय में क्या हो जाएगा, आपको ये चीज़ समझना होगा। आयगत व्यय में हमारी क्या होगी, जो आय के लिए, आय बढ़ाने के लिए या जो हमारे व्यापार में दिन प्रतिदिन खर्चे होते हैं वो आयगत होते हैं। जैसे मशीन की जो स्थापना के लिए, हमने आपको एग्जाम्पल पहले ही दे दिया, स्थापना के लिए उसकी ऐसी मरम्मत जो कई सालों तक, कोई पार्ट बदलने का, वो जो हो जाएगा पूंजीगत व्यय में आ जाएगा। लेकिन जो मशीन की जो सर्विसिंग है वो प्रति वर्ष या 6 महीने में, 3 महीने में होगी, तो वो आयगत व्यय में शामिल किया जाएगा। तो ये आयगत व्यय इसके कौन कौन से हैं, चलिए अब हम देख लेते हैं। किसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ से हम इनको शुरू करेंगे, आयगत व्यय की। देखिए आयगत व्यय की हम बात करते हैं तो व्यापार संचालन से संबंधित जो दिन प्रतिदिन व्यय किए जाते हैं वो क्या होते हैं, वो जो है आयगत व्यय कहलाते हैं। आप नोट कर लीजिए, व्यापार संचालन से संबंधित जो दिन प्रतिदिन यूजेज के लिए व्यय किए जाते हैं वो आयगत व्यय में शामिल किया जाते हैं। अल्पकालीन पर्पस से या उद्देश्य से जो खर्चे किए जाते हैं वो आपके आयगत व्यय कहलाते हैं। इनकी प्रवृत्ति क्या होती है, इनका नेचर हमने आपको पहले बताया कि ये अल्पकालीन होते हैं। ये क्या होते हैं, अल्पकालीन होते हैं।
ये क्या होते हैं, अल्पकालीन होते हैं। अगर हम आगे यहीं बढ़ते हैं तो इन व्ययों को बार बार किया जाता है। एक साल में एक मशीन की रिपेयरिंग 4 बार भी हो सकती है, 2 बार भी हो सकती है, तो इनको बार बार किया जाता है। इन खर्चों को बार बार किया जाता है, बार बार किया जाता है। आपका ये हो गया, इन खर्चों को क्या किया जाता है, बार बार किया जाता है। आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब इन खर्चों को बार बार किया जाएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्योंकि ये खर्चे जो है मशीन की मरम्मत या मशीन की सर्विसिंग या कोई और चीज़, जैसे व्यापार में पेंसिल का यूज होगा, पेन का यूज होगा, तो बार बार पेंसिल खरीदना पड़ेगा, एक बार से काम नहीं होगा, पेन नहीं होगा। रॉ मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स आपको बार बार खरीदने पड़ेंगे व्यवसाय चलाने के लिए। तो इसी प्रकार से ये सारे खर्चों को इनको बार बार किया जाता है। इनका उद्देश्य होता है जो संपत्तियों की कार्यक्षमता को बनाए रखने के लिए। उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य संपत्तियों की कार्यक्षमता को बढ़ाए रखने के लिए, संपत्तियों की कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए। जैसे आप मशीन की सर्विसिंग कराते हैं तो जब आप मशीन के लिए क्या करते हैं, सर्विसिंग कराते हैं, तो वो क्या होता है, उससे मशीन की जो कार्यक्षमता होती है वो बनी रहती है, इसलिए इसको किया जाता है। लाभ उपार्जन शक्ति को यदि आप ये सारी प्रक्रिया, आयगत प्रक्रिया रोक देंगे तो आपका उत्पादन बंद हो जाएगा और आप लाभ उपार्जन नहीं कर पाएंगे, यानी कि लाभ में वृद्धि नहीं होगी। तो ये लाभ में वृद्धि दीर्घकालीन में नहीं करते, लेकिन जो आप लाभ कमाते हैं वो आयगत व्यय में ही होता है। इन व्ययों के आधार पे जो है लाभ हानि की गणना की जाती है। यही व्यय होते हैं जिनके आधार पे लाभ हानि की गणना की जाती है। तो इन्हीं से लाभ हानि की गणना की जाती है, हानि की गणना की जाती है। ये हो गया। तो ये आपके इनके बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट हो रहे हैं। इसमें क्या आएगा, जैसे उदाहरण इसमें आ जाएगा, मजदूरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मजदूरी हो जाएगा, वेतन हो जाएगा। अब देखिए दो चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है आपको, बहुत यहाँ पे कंफ्यूजिंग होता है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन यहाँ से होता है। पहले हम इसको देख लेते हैं। जितनी ही मजदूरी हो गया, वेतन हो गया, विद्युत व्यय हो गया, यानी कि बिजली का बिल हो गया, विद्युत व्यय, विद्युत व्यय हो गया यहाँ पे, यानी कि मजदूरी, वेतन, विद्युत व्यय, मरम्मत पर व्यय, मरम्मत व्यय, किराया, किराया, जो भाड़ा है, सामान आता जाता है, भाड़ा है, कमीशन आपने दिया है किसी को, ये भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। जो आपने कर देते हैं, कर जो है वो भी इसमें आएंगे आयगत व्यय में, क्योंकि आप कर जो प्रतिवर्ष देते हैं ये भी आपका इसी में आएगा। बीमा हो जाएगा, बीमा, डाक, तार व्यय, ये सारे किस में आएंगे, अल्पकालीन व्यय में आएंगे। तो इनका क्या है, इनका लेखा जोखा जो है लाभ हानि खाता, इनके लेखे जोखे कहाँ पे किए जाते हैं, तो इनका लेखा जोखा है वो व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता, खाता में किया जाता है। पूंजीगत व्यय का जो लेखा जोखा है वो संपत्ति में, बैलेंस शीट के संपत्ति में किया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, लाभ हानि खाते में किया जाता है। तो ये आपके आयगत व्यय से संबंधित कुछ जो बेसिक फैक्ट्स हैं ये हो गए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और को आपको जानना है कि यहाँ पे कई चीज़ कन्फ्यूजिंग है। जैसे आप मजदूरी या वेतन, मजदूरी वेतन आप नॉर्मल अपने कर्मचारियों को देते हैं, अपने जो एम्प्लॉय होते हैं उनको मजदूरी या वेतन देते हैं 2 प्रकार से। अब यहाँ पे क्या हो गया कि मान लीजिए कि कोई मशीन आपने खरीदी है, उसकी स्थापना के लिए आपने व्यय किया, उसकी स्थापना के लिए आपने वेतन दिया किसी कर्मचारी को,
और या मजदूरी दिया तो वो मजदूरी किस में आएगी, वो किस में आएगी आपका पूंजीगत व्यय में। इसी प्रकार से आपने कुर्सी बनाने के लिए या टेबल बनाने के लिए या बिल्डिंग बनाने के लिए आपने क्या किया कि मजदूरी या वेतन दी। स्वभाव को आपको समझना है, उसके लिए जब वेतन देंगे तो आपका वो, क्योंकि वो दीर्घकाल में यूज होगा इसलिए उसका पूंजीगत व्यय में होगा, आयगत व्यय में नहीं होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखिएगा कि जो प्रकृति है वो बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे आयगत व पूंजीगत व्यय में। अगर प्रकृति को आप नहीं समझेंगे, नेचर क्या है उस चीज़ का, तो आपको गलत होगा। इसी प्रकार से दे देगा कि आपको वो प्रश्न क्या हो जाएगा, भवन निर्माण में वेतन दिया गया वो किस में जाएगा, पूंजीगत व्यय आयगत व्यय। तो आपको ध्यान देना कि भवन निर्माण में जो वेतन या मजदूरी दी जाएगी वो पूंजीगत में दी जाएगी। यदि उसकी मरम्मत में आएगी तो वो भी वो पूंजीगत में जाएगी। लेकिन उसको क्या किया गया कि पेंटिंग हर साल कराने का जब काम है तो वो पेंटिंग से किस में जाएगी आपकी, अगर पेंटिंग हर साल हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आयगत व्यय में होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है, दो चीज़ों को आपको। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके हो गए हैं। यहाँ पे आयगत व्ययों को पूंजीगत व्यय माना जाए, कब माना जाए, इसको हमने आपको बता दिया है यहाँ पे। तो कच्चा माल जैसे हो गया, आपने क्या किया कि आपने व्यापार को शुरू करने के लिए आपने कच्चा माल मंगाया है, उससे कुछ चीज़ों का निर्माण, जैसे आपने फर्नीचर तैयार करने के लिए कच्चा माल मंगाया, उसमें मजदूरी की, तो वो सारे आपके पूंजीगत व्यय में जाएंगे। अब दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक स्थगित आय गए व्यय होता है, स्थगित आय जो आयगत व्यय होगा वो क्या होगा, एक और टर्म यहाँ पे होता है स्थगित आयगत व्यय। तो स्थगित आयगत व्यय क्या होते हैं, जैसे अंशों व शेयर पे, प्रचार पे, एडवर्टीजमेंट पे, ये क्या होता है, व्यय तो अभी सारे पूरा किया जाता है लेकिन इसको स्थगित कर दिया जाता है, यानी कि इनसे जो है अगले 4 साल 5 साल जितने साल की इसकी अवधि होगी उन सालों में इसको मिलकर राइट ऑफ या सेट ऑफ किया जाएगा। तो ये जो है पूंजीगत आयगत प्राप्तियाँ, यहाँ पे पूंजीगत व आयगत व्यय हो गए हैं। पूंजीगत व आयगत प्राप्तियाँ हम छोटे सी वीडियो बनेगी, इसकी अगली वीडियो में हम आपको दे देंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में आपके पूंजीगत व आयगत व्यय के साथ, आयगत प्राप्तियों के साथ, क्योंकि व्यय इसमें हमने देख लिया। तो इस वीडियो में इतना ही, पीछे की तीनों वीडियो आप देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी संबंधित टेस्ट आपको समय समय पर कराए जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।